देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी के पलिया से पहली खबर है, जहां बीजेपी विधायक रोमी सहानी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी के साथ ही गुजरात के विधायक और अन्य पार्टी के नेता शामिल हुए। इस मामले में विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना सरकार ने उपलब्ध करवाई है। दरअसल पलिया विधानसभा में विधायक पद की उम्मीदवारी के लिए कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक बार जोर गरीबों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, बाबा साहब भीमराव के अनुयायियों का वोट लिया। वो गरीब जो वोट देके विधायक बनाए, वो यही थोड़ी दूर। और अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी, सपा, कांग्रेस के साथ ही बीएसपी भी सत्ता में वापसी के लिए अब जोर आजमाइश कर रही है। दरअसल देवी पाटन के राजिक उस्मानी के नेतृत्व में आयोजित एक जनसभा में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र के माध्यम से ब्राह्मणों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। श्यामरायण कोरी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब मेरी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत सुरक्षित सीट होती है तो श्यामरायण कोरी जी का परिवार लड़ता है, सामान और पिछड़ा होता है तो मेरा परिवार लड़ता है। तो मैंने बहन जी से ही आग्रह किया कि बहन जी, अगर ये मेरा परिवार है और पूरा विधानसभा जानता है कि श्यामरायण कोरी और राजिक उस्मानी एक सिक्के के दो पहलू, जहाँ श्यामरायण कोरी है वहाँ राजिक उस्मानी है, जहाँ राजिक उस्मानी है वहाँ श्यामरायण कोरी जी है। यूपी के गाजीपुर से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ की बैठक संपन्न हुई है। वहीं बैठक में वाराणसी मंडल प्रभारी दिनेश चंद्र पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ हवाई पट्टी पर दौड़ता उत्तर प्रदेश आज भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। 24 घंटे बिजली, पानी इस सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए योगी ने गुंडों और दंगइयों को चुनौती देते हुए उन्हें स्वीकार किया और इन्हें या तो सुधार दिया या प्रदेश के बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने में आगे क्या क्या बातें तय हुई है, मैं अपने जिला अध्यक्ष से जानना चाहता हूँ। संगठन की मजबूती और योगी सरकार की मजबूती हमें जन जन तक पहुँचाने का हम लोग इस बैठक में संकल्प लिए हैं। योगी सरकार की जितनी भी नीति और जितने भी विकास कार्य किए हैं। यूपी के चंदौली में चंदौली वासियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है और 33.47 करोड़ की लागत से निर्मित अटल बिहारी सेतु का लोकार्पण उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे करेंगे। दरअसल 632 मीटर लंबे सकलडीहा रेलवे ओवरब्रिज को 15 दिन के ट्रायल के बाद भारी वाहनों के आवागमन के लिए शुरू किया जाएगा। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण में तकनीकी का विशेष उपयोग किया गया है। 60 मीटर तक किसी भी सपोर्टिंग पिलर के स्लैब का इस्तेमाल किया गया है। इस निर्माण के लिए 2018 में भूमि पूजन किया गया और निर्माण की अवधि 2019 तक निर्धारित की गई, लेकिन कोरोना काल अवधि के कारण निर्माण बाधित रहा। अब इसे जनता के लिए शुरू किया जाएगा। ये पुल का निर्माण जो है 65-70 साल के बाद ही हुआ है और ये चंदौली जनपद का या चंदौली मार्केट का सबसे बड़ा क्रॉसिंग के लिए बहुत बड़ा कोड़ था, जो कि आज महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा काम हुआ है। और इस काम के लिए कोई इतना ही सराहनीय काम हुआ है कि इसके लिए सारी जनता यहाँ की उनको धन्यवाद देना चाहती है। यूपी के वाराणसी में मानव सेवा संस्थान ने बढ़ते संक्रमण को लेकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पुतला फूंका। इसके साथ ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास विजय यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते नए साल पर मनाया गया जश्न अब लोगों के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सतर्कता के तौर पर सरकारी प्रयासों के साथ ही स्थानीय निवासी आगे आकर कुछ ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं जिससे संक्रमण से बचा जा सके।
अब खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां कालीचरण महाराज जी की अवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा और कालीचरण महाराज जी की रिहाई की मांग की। दरअसल महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी रिहाई की मांग भी अब देश भर में हो रही है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां आईबी का फर्जी डीआईजी बनकर पुलिस पर रौब झाड़ना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल गेस्ट हाउस में पहुंचे एक व्यक्ति ने अपना परिचय आईबी का डीआईजी बताते हुए दिया और कमरा खुलवाने को कहा, लेकिन स्टाफ ने नववर्ष के चलते रूम खाली नहीं होने की बात कही। इस पर आरोपी ने स्टाफ को लताड़ा और एसपी क्राइम को भी फोन करके रूम दिलवाने और मंदिरों के दर्शन करवाने की बात कही। अधिकारियों को आरोपी की बातों पर शक हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ जानकारी हासिल करनी शुरू की। वहीं अधिकारियों को जब सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपी युवक ने पूछताछ में अपने आप को कोलकाता का निवासी बताया। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। दिनांक 31/12/21 को एक व्यक्ति जिसका नाम अभिजीत कर है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये इस्कॉन मंदिर में आकर वहाँ पर दबाव बनाकर रुकने के लिए एक कमरे के लिए और उच्चाधिकारीगण एसपी ट्रैफिक एसपी क्राइम को फ़ोन करके दबाव बनाना और धमकी देना कि ट्रांसफ़र करा देंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट भेज देंगे। खुद को अभिजीत कर डीआईजी आईबी का अपने को बताते थे। बातचीत के लहजे से और संदेह होने पर इसकी जांच कराई गई। जांच कराकर ये पाया गया कि ये फर्जी आईबी के डीआईजी अपने को बता रहे हैं। और अगली खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां काशी जन सेवा समिति ट्रस्ट के सहयोग से रक्तदान के साथ ही स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शिविर कैंप में क्षेत्र से आए सैकड़ों मरीजों का और गर्भवती महिलाओं का इलाज किया गया, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं काशी जन सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर अमरजीत मिश्रा समेत दर्जन भर लोगों ने अपना रक्तदान किया। दरअसल शिविर कैंप में आए मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। यहाँ पे गरीबों का और अन्य जो लोग हैं जो पीड़ित हैं अन्य ग्रसित रोगों से, इसमें बलगम टेस्ट और शुगर और HIV और गर्भवती महिलाओं का चेकअप वगैरह और अन्य कई जांचें हुआ है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक दर्जनों लोग दिए हैं, अभी और दर्जनों लोग बाकी हैं, अभी आ रहे हैं लोग देने के लिए। यूपी के बरेली में जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह अपने आवास पर मिशन टॉपर मुहिम से जुड़े बच्चों से मिले और कहा कि बच्चे जो विषय पढ़ रहे हैं उन्हें उस विषय में फंडामेंटल्स और बेसिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे को लगातार परीक्षा में दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन करना चाहिए ताकि वो खुद को तराशने का प्रयास करते रहें। यदि बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन की भावना नहीं रखेगा तो वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, तो वो बच्चा भविष्य में कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। यूपीएससी की तैयारी किचन नेहरू इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आईएएस के एग्जाम के लिए जो जीएस होता है, अब जीएस को बहुत ज्यादा वो कर दिया, अब तो एक सब्जेक्ट रह गया है। अब बता रहे हैं कि आने वाले समय उस सब्जेक्ट को खत्म करने जा रहे हैं। तो जो जीएस होता है, हमारी कितनी वाइड नॉलेज है और ये आपको नॉलेज मोबाइल से नहीं मिलेगी। आप गलत फहमी मत, ये मोबाइल में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उससे आपको कोई फायदा होने वाला है। आप किताबें पढ़िए। मैं तो उस समय एनसीईआरटी की किताब पढ़ा करते थे हम जब आईएएस एग्जाम देते थे। तो एनसीईआरटी की किताब के पीछे मतलब यही रहता था कि जो भी किताब आप पढ़े, जैसे इतिहास की किताब आप पढ़ रहे हैं, भूगोल की किताब पढ़ रहे हैं, ये इंटरमीडिएट तक का हम लोग पढ़ा करते थे। तो उन किताबों को पढ़कर अपने बेसिक क्लियर करिए और फिर उन्हीं से सब क्वेश्चन निकल के आते हैं। यदि आप कहीं एक मोटी सी किताब आपने पढ़ लेके बैठ गए, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर लिखा हुआ है, फिर एक क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर लिखा हुआ है, उससे कभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। हमेशा सब्जेक्ट पढ़िए, सब सब्जेक्ट पढ़िए, एक अच्छी किताब पढ़िए और एक किताब पढ़िए। और यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।